सीबीएसई क्लास 12th मैथमेटिक्स जो सेशन हमारा है 2020-21 का, ठीक है। सीबीएसई ने अपना ऑफिशियल सैम्पल पेपर लॉन्च कर दिया है। ये सैम्पल पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि सीबीएसई जैसा सैम्पल पेपर लॉन्च कर दिया बिल्कुल उसी लेवल का, उसी पैटर्न का एग्ज़ाम आपको देखने को मिलता है बोर्ड एग्ज़ाम में। और आपको पता है इस बार पैटर्न चेंज हुआ है, तो पैटर्न चेंज हुआ है तो हमें उसके अनुसार अपने को तैयार करना भी बहुत ज़रूरी है। आपके पास दो पार्ट है, पार्ट ए और पार्ट बी। सारे क्वेश्चन कंपलसरी है, किसी किसी क्वेश्चन में इंटरनल चॉइसेस होगा, सो वो आपको देखने को मिल जाएगा। पार्ट ए में क्या होता है, आपके दो सेक्शन है, सेक्शन 1 एंड 2, ठीक है। सेक्शन 1 में 16 क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि 1 मार्क्स के। और सेक्शन सेकंड में दो केस स्टडीज़ आपको करने हैं, ठीक है। ईच केस स्टडी कंप्राइजेज ऑफ 5 केस बेस्ड, ठीक है। और जिनमें से आपको कोई 4 करना है, 5 दे रखे होंगे जिनमें से कोई 4 पिक करना है आपको। चलिए शुरू करते हैं। और उसके बाद पार्ट बी भी है। पार्ट बी में क्या होगा, सेक्शन 3rd 4th 5th होगा। थर्ड में आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे 2 मार्क्स के, 7 क्वेश्चन मिलेंगे 3 मार्क्स के, और 5 क्वेश्चन मिलेंगे, सॉरी, सेक्शन 5th कंप्राइजेज ऑफ 3 क्वेश्चन, मतलब सेक्शन 5 में 3 क्वेश्चन होंगे 5 मार्क्स के। क्लियर। चलिए शुरू करते हैं पार्ट ए, ठीक है। और आपको पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैंने पूरी एनसीईआरटी, ठीक है, प्लस लास्ट 10 ईयर्स के सीबीएसई के जो प्रॉब्लम है चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज वो करा दिए, और साथ ही साथ ढेर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन RDRS अग्रवाल के और सैम्पल पेपर सब करा रखा है। लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन पे, या फिर आप प्लेलिस्ट भी चेक ज़रूर कर सकते हो। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, चेक वेदर द फंक्शन, जो हमें फंक्शन दे रखा है। देखो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। रियल नंबर से रियल नंबर में जा रहे हैं, और डिफाइन कैसे किया हुआ है कि जो फंक्शन x है वो x3, ये 1 है या नहीं ये हमसे पूछा है, ठीक है। ये 1 है या नहीं हमसे ये पूछा है। तो 1 के लिए क्या होता है, हम ऐसे लेट करते हैं ना, लेट फंक्शन x1 अगर फंक्शन x2 के इक्वल होता है तो हमें क्या दिखाना होता है, फंक्शन x1 अगर x2 के इक्वल लेते हो तो हमें x1 इक्वल टू x2 दिखाना होता है। फॉर एवरी x1 एंड x2 बिलोंग्स टू R, ठीक है। हमें R से लेना पड़ेगा क्योंकि जो फंक्शन है वो R से R में जा रहा है, ठीक है। और फंक्शन को किस प्रकार से डिफाइन किया हुआ है, x3, जो f(x) हमारा है वो क्या है, x3 है। सो देखो यहाँ पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x1 का क्यूब, x2 का क्यूब। x की जगह पर एक बार x1 रख दिया, x की जगह पर एक बार x2 रख दिया। पावर की कंपैरिजन करेंगे तो x1 इसको टू क्या जगह x2। ये चीज़ लेके चले थे, ये चीज़ आप ला के दिखा दे रहे हो, हैंस इट इज़ 1 तो ये फंक्शन क्या होगा, 1 ज़रूर होगा। आराम से हो गया। अब इसी क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस भी दे रहा है। जिस क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस होगी ना, उसमें से किसी आपको एक को करना है, दोनों को नहीं करना है। और मैं जब देगा प्रॉब्लम तो एक को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। फिर हमसे यहाँ पर क्या बोल रहा है, हाउ मैनी रिफ्लेक्सिव रिलेशन आर पॉसिबल इन अ सेट हुज NA is 3, ठीक है। हमसे ये पूछा है कि अगर कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशन पॉसिबल हैं। देखो कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशन पॉसिबल हैं, अगर जो सेट है, ठीक है, सेट हमारे पास क्या बोल रखा है, कोई A सेट है जिसके अंदर कितने मेंबर होंगे, 3 मेंबर होंगे, और वो कुछ भी हो सकते हैं। सपोज करो A B C हैं, तो आप कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशन बना सकते हो इसमें से, ठीक है, कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशन बना सकते हो। सो इसका आंसर हो जाएगा 2 की पावर 6। तो रिफ्लेक्सिव कितने बना सकते हो, उसके मतलब रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए जो रिलेशन होना चाहिए वो A B और C तो होना ही चाहिए, ठीक है। ये तो होगा ही होगा हर बार, ये 3 चीज़ आपके पास होगी होगी। इसके साथ साथ आप अलग अलग चीज़ें कैरी करते रहो, 1 ले लो, कभी 2 ले लो, कभी 3 ले लो, कभी 4 ले लो, ठीक है ना, सबसेट बनाते रहो। तो जो टोटल नंबर ऑफ बनेगी ना रिफ्लेक्सिव रिलेशन, वो 2 की पावर 6 बनेगी। ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 2 में कह रहा है और रिलेशन R इज सेट, जो हमारे पास है 1 2 3 है, ठीक है। और इस सेट से जो रिलेशन बना रखा है वो ये रिलेशन बना रखा है। विच एलिमेंट S ऑफ रिलेशन R बी रिमूव टू मेक R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन।
इस सेट में, ठीक है, सॉरी इस रिलेशन में जो आपको दे रखा है ना, इसमें से कौन से एलिमेंट को रिमूव कर दें कि ये एक क्या बन जाए, एक इक्विवेलेंट रिलेशन बन जाए। देखो इनमें से क्या रिलेट करोगे, ये 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, ठीक है। यहाँ पर 1 का 2 है तो लेकिन 2 का 1 नहीं है, तो मेरे को 1 2 को ही रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है इक्विवेलेंट रिलेशन क्या होता है, जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो, जो सिमेट्रिक हो और जो ट्रांसिटिव हो। रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक भी है, अगर ये ए है ये बी है, ए का बी के साथ है तो बी का ए के साथ दिख रहा है, ठीक है, तो ये सिमेट्रिक भी है। ट्रांसिटिव कैसे है, देखो देखो ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ये ट्रांसिटिव भी है। तो अगर ऑफ रिलेशन आर बी रिमूव टू मेक आर एन इक्विवेलेंट रिलेशन, तो हमें इनमें से क्या हटाना पड़ेगा, इस वाले को हटाना पड़ेगा, तब जाके ये क्या बनेगी, एक इक्विवेलेंट रिलेशन बनेगी, ठीक है। आराम से हो गया, 1 मार्क्स का था, तो सिर्फ आंसर लिखना है, आपको रीज़न नहीं देना है, सीधा आप ऐसे लिख दोगे 1 2, क्योंकि क्वेश्चन पेपर बहुत लेंथी है, डिटेल में नहीं करना है आपको। 1 मार्क्स में हो, जिसमें ज़रूरत पड़े तो लिख दो, और अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो एक्सप्रेशन भी दे दो, बढ़िया हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहे हैं, अ रिलेशन आर इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स। ये हमारे पास एक रिलेशन दे रखा है, ए बी में एक ऐसा रिलेशन है कि जो रूट ए है वो बी के इक्वल है, इज़ अ फंक्शन और नॉट, जस्टिफाइड, ठीक है, क्या ये एक फंक्शन है या नहीं है, हमें ये जस्टिफाई करना है। और रिलेशन क्या बोला है, अ रिलेशन आर इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है, रियल नंबर में डिफाइन कर रखा है, और हमें ए और बी में क्या रिलेशन दे रखा है, रूट ए इज़ टू बी। क्या ये रिलेशन, ये जो रिलेशन वो फंक्शन के फॉर्म में है या नहीं है, जो ये रिलेशन दे रखा है, इज़ अ फंक्शन और नॉट, ये हमें बताना है, ठीक है। तो फंक्शन कौन नहीं होते, फंक्शन कौन नहीं होते, जो अगर कोई रिलेशन अगर प्रॉपर वेल डिफाइंड नहीं है तो वो रिलेशन, सॉरी वो रिलेशन फंक्शन फॉर्म नहीं कर सकता, ये आपको पता है, ठीक है। क्यों, देखो यहाँ पर क्या है, देखो रूट ए इज़ टू बी है, ठीक, ओके। तो अगर मैं देखूँगा स्क्वायर कर दूँ, ए इज़ टू बी स्क्वायर हो जाएगा, और आपको पता है अगर एक इनपुट 2 आउटपुट दे देता है, क्योंकि ए का मतलब ये एक्स में, बी का मतलब ये वाई में है, वाई इक्वल टू हमारा बी स्क्वायर है, ठीक है। अगर मैं माइनस के 1 रखता हूँ, ठीक है, बी के प्लेस पे अगर मैं 1 रखता हूँ, बी के प्लेस में अगर मैं 1 रखता हूँ, 1 रखने पे भी ये मेरे को क्या देगा, देखो बी के प्लेस पे मैं 1 रखूँगा तो मेरे को क्या मिलेगा, अगर मैं बी के प्लेस पे 1 रखता हूँ तो मेरे को ए क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। और अगर मैं, ठीक है, जब मैंने बी 1 रखा तो मेरे को 1 मिला, क्योंकि यहाँ 1 रखूँगा 1 का स्क्वायर, क्योंकि ए इज़ टू बी है ना, तो जब मैं 1 रखूँगा बी के प्लेस पे तो ए इज़ टू 1 आ जाएगा, और जब मैं -1 रखूँगा तब भी मेरे को क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो एक ही इनपुट 2 आउटपुट जब दे देते हैं तो वो फंक्शन नहीं होता है, बाई ग्राफिकली मैं अगर बात करूँ तो ये क्या नहीं होगा, एक फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, इज़ नॉट अ फंक्शन। इसमें क्या बोल रहा है, एन इक्विवेलेंट रिलेशन आर है, ठीक है, एक हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन है आर में, आर इन ए डिवाइड्स इनटू इक्विवेलेंस क्लासेस A1 A2 A3। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ A1 यूनियन A2 यूनियन A3 एंड दिस, इन सब का इंटरसेक्शन क्या होगा, ठीक है। एक हमारे पास सेट है टोटल, इस सेट से आपके कितने बनाए आपने इक्विवेलेंस क्लासेस, A1 A2 A3, ठीक है। जब इसका आप यूनियन करोगे A1 यूनियन A2 यूनियन A3 तो किसके इक्वल आ जाएगा, ए के आ जाएगा। और जब इनका इंटरसेक्शन करोगे तो किसके इक्वल आएगा, 5 के, क्योंकि ये डिसजॉइंट क्लासेस होते हैं, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 5 के, आराम से हो गया। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में, 4 में क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं इफ़ ए एंड बी आर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3, ए का ऑर्डर ये है, ये जो मैट्रिक्स है इसका जो ऑर्डर है वो है 3 × n,
और जो बी का ऑर्डर है वो है हमारे पास m क्रॉस 5 रिस्पेक्टिवली। देन फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 5a माइनस 3b। ठीक है, सो हमें ऑर्डर फाइंड करना है किस मैट्रिक्स का, 5a माइनस 3b का। ठीक है, देखिए इसका कैसे निकालोगे आप, ये मेरा a है, इसको जब आप 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 5a माइनस की 3b है। तो आपको पता है किसी भी मैट्रिक्स की चाहे एडिशन करो चाहे माइनस करो, तभी पॉसिबल है जब इनके ऑर्डर सेम होते हैं। और ऑर्डर सेम होने का मतलब क्या हुआ है, देखो एडिशन करना है ना आपको, और यहाँ पर क्या है 5a का मतलब हुआ तो 5 से मल्टीप्लाई करना हुआ इसमें, b का मतलब 3 का मतलब हुआ 3 से इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना है। जब मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम नहीं होगा, जब मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम नहीं होगा तो वो आपस में क्या हो गए, ना तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, ठीक है, ना ही वो ऐड हो सकते हैं और ना ही वो डिवाइड हो सकते हैं क्या। मैं आपको जनरली एक एग्जांपल दे देता हूँ। अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स ये है 1, 2, ठीक है, इस ऑर्डर का, और एक मैंने मैट्रिक्स ले लिया इस ऑर्डर का, ये एक डिफरेंट ऑर्डर है, ये एक डिफरेंट ऑर्डर। इस मैट्रिक्स से इस मैट्रिक्स को माइनस कर सकते हो, नहीं कर सकते। इस मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, ठीक है, सो नहीं हो सकती। तो आंसर कितना होगा, तो देखो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के लिए ये और ये चीज़ क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। और ये हट जाते हैं तो नया जो ऑर्डर बनता है ये और ये होगा। तो जो नया ऑर्डर होगा वो कितना होगा, 3 इंटू 5 का होगा। ये आ जाएगा आपका आंसर 3 इंटू 5। आपको प्रॉपर इतना एक्सप्रेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट आंसर लिखोगे, ठीक है। सो जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा, 3 क्रॉस 5 का होगा। ये क्वेश्चन भी बन गया आराम से। क्वेश्चन को समझना है, ठीक है, क्वेश्चन को आपको क्या समझना है। 1 मार्क्स वाले प्रॉब्लम है, आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो, और एक्सप्लेनेशन अगर देने का टाइम है तो वो भी लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर वेयर ए इज़ अ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय दिस। ठीक है, अब आपके पास बोला है, आपके पास एक 2 इंटू 2 क्रॉस का मैट्रिक्स है, ये A11 होता है, ये A12, A21, A22, ये A है मेरा। और डिफाइन क्या रखा है कि जब I और J इक्वल हैं, ये इक्वल है और ये इक्वल, तब आपको वैल्यू रखनी है 0, तब आपको वैल्यू रखनी है 0। और जब I और J डिफरेंट है तब आपको वहाँ पर वैल्यू रखनी है 1। ये मेरा A आ गया, ठीक है। अब आपको निकालना A स्क्वायर यानी कि A इंटू A, ठीक है, A इंटू A। अब मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कर दोगे आप, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना आता ही होगा आपको, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा ये, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा 1001, इसका आंसर आ जाएगा। मैंने डायरेक्ट कर दिया। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना आपको आता ही होगा ना, ये रूल चलता है। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 0 प्लस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 1, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 0, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 0, इसका हो गया, इसका लिखोगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 0, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 1, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 0, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, क्या कुछ गड़बड़ तो नहीं किया, 1 का 0 के साथ 0, 0 का 1 के साथ 0, हाँ 1 का 1 के साथ 1, 0 का 1 के साथ 0, हाँ ठीक है। अब तो ये आ जाएगा 1 0 0 1, ठीक है। ये वाला भी हो गया आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये वाला जो प्रॉब्लम है ना, ये तो हर साल आता है, हर साल। कह रहे हैं गिवन दैट ए इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3। जो हमारे पास एक मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3, यानी यहाँ पर जो n है ना इस टाइप के क्वेश्चन में 3 काउंट करो, और हमें मॉडुलस ए कितना गिवन है -4। तो हमें क्या बताना है, एडजॉइंट ए का मॉडुलस कितना होगा। ये ऐसा क्वेश्चन है जो हर बार पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है इस क्वेश्चन को। तो इसका जो सीधा सीधा है ना, इसका सीधा सीधा ये एक, इसे याद रखो आप, फॉर्मूला है ये। तो मॉडुलस ए कितना दे रखा है क्वेश्चन में, -4, ठीक है। एन कितना हमारे क्वेश्चन में 3, जितना ऑर्डर होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स का ये क्वेश्चन गिवन होगा, तो यहाँ से हो जाएगा -4 की पावर 2,
यानी कि 16। सो आंसर कितना आ जाएगा 16। ठीक है, ये प्रॉब्लम भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहे हैं, लेट AIJ बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3। हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका जो ऑर्डर है वो 3x3 का ऑर्डर है। ठीक है, और उसका जो मॉडुलस है वो -7 है। कैन आई फाइंड द वैल्यू ऑफ A11, A21, A12, A22, A31, A23 वेयर I इज़ द कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट दिस। ठीक है, इसका हमें क्या निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो आपको पता है ये e⁻x और ये समथिंग प्रोडक्ट में है, तो जो थ्योरम कहती है, कभी भी e⁻x को दिखे ना तो क्या कहता है, जिस पार्ट का डेरिवेटिव, देखो इस पार्ट का डेरिवेटिव करने पे आपको ये मिलेगा। ठीक है, तो इसको लेट करने पे ये आपको डेरिवेटिव मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो इसका जो आंसर होगा, इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो आंसर क्या आएगा, e⁻x तो बाहर आ जाएगा, और 1 - cot x का अगर डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, 1 का 0, cot x का डेरिवेटिव होता है माइनस के cosec स्क्वायर x, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसका डेरिवेटिव ये मिल रहा है, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा e⁻x तो चलो बाहर है, तो 1 - cot x आ जाएगा प्लस c। ठीक है, ये जब NCERT में थ्योरम पढ़ रखा होगा, और ये मैंने NCERT एक्सेस कराते वक्त समझा रखा है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, देखो यहाँ पर ये जो है -a से a है, और यहाँ x² sin x है। ये जो sin x है वो एक ऑड फंक्शन है। ठीक है, जब कोई आपके पास ऑड फंक्शन होता है और उसका इंटीग्रेशन -a से a लिमिट जाने पर उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 0। sin x एक ऑड फंक्शन क्यों है, अगर आप x को रिप्लेस करोगे -x से तो आपको क्या मिलेगा, माइनस के sin x। ये मेरे पास fx था तो ये किसके इक्वल आ गया, -fx के। तो ये एक ऑड फंक्शन है, और ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होता है, 0। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम भी आपका आराम से बन गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाए, क्या बोल रहे हैं, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय दिस। हमारे पास जो पैराबोला है वो इस तरफ गया है, x² y की गया, और जो हमारे पास लाइन है x -1 से x 1 तक है। ठीक है, तो इनके बीच के लिए हमें क्या निकालनी है, एरिया निकालनी है। देखो लिमिट मेरे को दे रखा है x में, अगर लिमिट मेरे को x में दे रखा है -1 से 1, तो फॉर्मूला लगता है y/dx। ठीक है, तो -1 से 1 है तो -a से a है। ठीक है, और y मेरा क्या है, देखो चलो -1 से 1 है, y की वैल्यू क्या है मेरे पास, x²। ये एक x² है, पावर में 2 है, यानी कि एक इवन फंक्शन है। तो इवन फंक्शन जब होता है तो 0 से 1 कर दो, यहाँ ट्वाइस लग जाते हैं, x² dx। इसका इंटीग्रेशन कर दो, लिमिट चल जाएगी 0 से 1, सो 2/3 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आंसर कितना आ जाएगा, 2/3 जो भी स्क्वायर यूनिट। ठीक है, ये आपका बन गया आराम से। 1 मार्क्स में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हाउ मैनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट आर देयर इन द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। ठीक है, इसमें कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट दिख रहे हैं आपको, कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट दिख रहा है आपको, नहीं, तो आंसर क्या होगा, 0। आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्या होते हैं, ए बी इस टाइप के। ठीक है, जिनकी वैल्यू हमें नहीं पता है, ए बी कुछ भी हो सकते हैं। आर्बिट्ररी, ये वर्ड इम्पॉर्टेंट है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट हालांकि यहाँ पर है -4, बट इट इज़ नॉट आर्बिट्ररी। ठीक है, आर्बिट्ररी का मतलब वो कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन बी पॉसिबल। सो यहाँ पर आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने हैं, 0 है, क्वेश्चन नंबर 9 का। इसके ऑप्शनल में भी एक प्रॉब्लम दे रखा है डिफरेंशियल इक्वेशन का, कह रहे हैं फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n इज द फॉलोइंग आज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। सो क्लियर है, यहाँ x की मैक्सिमम पावर कितनी, 3 है, यहाँ पर भी n की जगह पर 3 होगा, तभी ये एक होमोजीनियस इक्वेशन बन सकता है, क्योंकि यहाँ से पता लग गया डिग्री। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन वाले का, 3। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 10,
कह रहे हैं फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन अपोजिट टू -3/4j। ठीक है, यूनिट वेक्टर क्या होता है जिसका अगर मॉडुलस निकालो तो वो क्या आना चाहिए 1। ठीक है, तो अपोजिट डायरेक्शन बोला है, अपोजिट डायरेक्शन में माइनस का प्लस हो जाएगा, तो j डॉट जे क्या होता है 1 होता है ना, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में लेना है क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में सीधा सीधा क्या आ जाएगा j आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 11। कैन यू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल whose two sides are represented by the vectors this and this। ठीक है, तो देखो दो वेक्टर दे रखे हैं, ये वेक्टर हमारा a है, ये वेक्टर हमारा b है, और अगर आपको एरिया निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है, मॉडुलस के अंदर a क्रॉस b। ठीक है, ये चीज़ होती है। सो 1/2 a मेरे पास क्या है 2i और b मेरे पास क्या है -3j। ठीक है, 2 3 जा तो 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 हो गया, माइनस के i इंटू जे, यहाँ i j और फिर आता है k। i क्रॉस जे कंटिन्यूस है तो i क्रॉस जे क्या देगा मेरे को k देगा। ठीक है, सो देखो k का मॉडुलस जब निकालोगे यहाँ से कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये तो हटा, सो यहाँ से क्या आ जाएगा देखो 2 3 जा 6, मॉडुलस है तो सिर्फ 3 आएगा आंसर, 3 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, के का मॉडुलस 1 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 भी हो गया आराम से। देखो मैं डीपली नहीं बता रहा हूँ सारी चीज़ें, मैं 1 मार्क्स के लिए जितना शॉर्ट ट्रिक हो सकता है फटाफट उसी हिसाब से बता रहा हूँ, एकदम डीप में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि सैम्पल पर आप तभी कर पाते हो जब आपने पूरा पढ़ रखा है डिटेल में। जब आप सारा चीज़ पढ़ लोगे, एनसीईआरटी ढंग से कर लोगे, उसके बाद जाके जब आप सैम्पल पर सॉल्व करोगे तभी आप जो भी मैं दे रहा हूँ एक्सप्रेशन तो वो भी आपके लिए इनफ होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है, फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। गिवन हमें क्या दे रखा है कि a प्लस बी का जो मॉडुलस है वो 1 है। ठीक है, ये हमारे पास दे रखा है, तो एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा इक्वल्स टू क्या होता है a डॉट बी अपॉन मॉडुलस a मॉडुलस b। यही होता है, यही होता है कि नहीं होता है। और हमें क्या दे रखा है गिवन कि a प्लस बी, कैप में नहीं लगा रहा हूँ शॉर्ट में, ये चीज़ दे रखा है। ठीक है, चलो मैं इसको स्क्वायर कर देता हूँ, दोनों तरफ स्क्वायर करता हूँ। ठीक है, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का मॉडल, इसका स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ये चीज़ है। इस स्क्वायर खोलेंगे तो देखो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2a डॉट बी, और 1 का स्क्वायर तो 1 होता है कि नहीं। और यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे पहले ही बोल रखा है इसने, जो ए और बी हैं वो यूनिट वेक्टर हैं। ठीक है, वो क्या है, यूनिट वेक्टर है। ठीक है, सो ए को, इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, तो ये यूनिट वेक्टर है। अब देखो जब ये यूनिट वेक्टर है तो मॉडुलस ए की वैल्यू भी 1 होगी और मॉडुलस बी की वैल्यू भी 1 होगी, तो 1 + 1, यहाँ से 1 से 1 कैंसिल, सो ए डॉट बी माइनस के 1/2 आ जाएगा। अब ये वैल्यूज़ आप यहाँ पर रखिए। ठीक है, यहाँ पर यही अननोन था ना हमारे पास, सो कॉस थीटा। ठीक है, ए डॉट बी की वैल्यू क्या आ गई, माइनस के 1/2, और मॉडुलस ए भी 1 है, मॉडुलस बी भी 1 है, कॉस थीटा की वैल्यू आ गई माइनस की 1/2। कॉस थीटा की वैल्यू माइनस कहाँ पे आती है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट बोले तो पाई, पाई में से आपको क्या करना पड़ेगा, 1/2 कौन सा एंगल होता है, 1/2 कॉस में किसकी वैल्यू होती है, कॉस 60 की वैल्यू होती है, और 60 बोले तो π/3। सॉल्व करो, 3π माइनस के π/3 यानी कि कॉस 2π/3, यानी थीटा की वैल्यू क्या जाएगी 2π/3। ठीक है, ये आंसर आ गया हमारा इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। कैन यू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। इसके हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, यानी कि एक्स वाई जेड की वैल्यू पता करनी है, और जो कि कट्स करती है एक्स वाई प्लेन पे। एक्स वाई प्लेन पे जब कट करती है तो वो जेड हमारे पास क्या है 0 है, यानी कि x + 3
वाई माइनस वन, जेड हमारे पास ज़ीरो है तो यहाँ रखेंगे ज़ीरो माइनस फाइव, ये कट के हमें क्या देगा 1। ठीक है, अब एक बार इसको इक्वल रखो, तो रखोगे तो x प्लस 3 इक्वल टू 3 आ जाएगा। सो x की वैल्यू क्या आ गई 0। फिर एक बार इसको इसके इक्वल रखो, तो y माइनस वन इक्वल टू माइनस वन, तो y की वैल्यू पे क्या आ गई 0, और z की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी 0 है, तो पॉइंट क्या हो जाएंगे 0, 0।